देखिए हिस्ट्री का, क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले हम हेडिंग को समझेंगे। यूरोप क्या है? एक कंटिनेंट है। जैसे पूरे विश्व में कितने कंटिनेंट है? 7 हैं। एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, अंटार्कटिका, और क्या है? यूरोप है। और नेशनलिज्म मतलब जानते हो? नेशनलिज्म मतलब होता है कि देश की इच्छा होती है कि हमारा देश है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडियन की भावना कौन लाए थे हमारे अंदर? महात्मा गांधी थे। वो पूरे ऊपर नीचे, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में, हर जगह से वही हमारे अंदर ये भावना लाए थे कि हम इंडियन हैं। ऐसे ही यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म की लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार कब आई थी? इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे आई थी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि नेशनलिज्म इन यूरोप? क्योंकि आज से लगभग आपका 200 साल पहले यूरोप में भी मोनार्की चलती थी। क्या चलती थी? मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या होता है? राजा का शासन। तो जब राजा के अंदर कोई काम करेगा तो उसको अपने देश से उतना प्यार नहीं रहेगा। राजा तो खुद, उसमें फ्यूडल सिस्टम होते हैं कि जमींदार जो है बहुत ज्यादा टैक्स करता है, वसूलता है। तो सब अपने देश से क्या थे? परेशान, मतलब सब अपने जहां काम करते थे परेशान थे। राजा ऐसे डिक्टेटर काम करता था। नेशनलिज्म इसलिए भी, पहले का राजा कैसे काम करता था? बगल वाले देश पे अटैक कर दिया तो वहां का एरिया कब्जा कर लिया, फिर और एरिया कब्जा कर लिया। तो कोई फिक्स बाउंड्री है किसी नेशन की? जब फिक्स बाउंड्री होगी, सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन होंगे, उस बाउंड्री से प्यार होगा तब ना नेशनलिज्म होगा। तो वो जो शुरुआत हुई है वो हम पढ़ेंगे किसमें? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आप लोग के बुक में, बुक देना एक, बुक में जो पहला पेज है, पहले पेज में आप लोग फिगर देखोगे। यहाँ पे जो फिगर है ना, फिगर को देखोगे तो ये फिगर को कौन बनाया है? फिगर को फ्रेडरिक सोरियो बनाया है। कौन बनाया है? फ्रेडरिक सोरियो, 1848 में। अब देखो, अब इसकी लॉजिक समझो। 1848 में बनाया और उस समय यूरोप में भी क्या चलती थी? मैक्सिमम मोनार्की चलती थी। क्या चलती थी? मैक्सिमम मोनार्की। और वो अपने इमेजिन के बेसिस पे बनाए थे। ऐसा नहीं है कि उनके, वो चाहते थे कि ऐसा हो जाए। जैसे मान लो आप इंडियन हो, आप कैसा चाहोगे कि इंडिया रहे? आप चाहोगे इंडिया में ऐसा रहे कि भेदभाव ना हो, और कम से कम हम एक इमेजिन से बना रहे हैं इंडिया की फिगर कि कम से कम कोई भी बीमारी हो रही है, चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी महंगी बीमारी हो रही है किसी को, उसको फ्री में क्या हो? ये ट्रीटमेंट हो। कोई भी पढ़ाई पढ़ना चाहता है, एमबीबीएस, आईआईटीएन कुछ भी है, तो वो फ्री में क्या कर ले? पढ़ ले। एक ऐसी देश की कल्पना कर सकते हो कि नहीं? पॉल्यूशन ना हो, ऐसा करके आप कल्पना कर सकते हो और इमेज बना सकते हो। वैसे ही 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो थे, वो इमेजिन करके एक फिगर बनाए थे। एक नहीं फिगर, वो 4 फिगर बनाए थे। कितने फिगर? 4 फिगर। उसमें एक फिगर जो था, इसे बोलते हैं द पैक्ट बिटवीन नेशन। और ये फिगर जो है ना, यही बहुत हाईलाइट हुआ। क्यों हाईलाइट हुआ? क्योंकि जो वो इमेजिन किए थे, बाद में वो क्या हो गया था? रियल हो गया था। क्या हो गया था? रियल। जो वो सोचे थे वो बाद में क्या हो गया था? रियल। इसलिए हम फ्रेडरिक सोरियो की वो इमेजिन क्या करते हैं? इमेजिनेशन वाली पिक जो है, जिसको बोलते हैं, 4 बनाए थे, जिसमें से एक था द पैक्ट बिटवीन नेशन। ये आपका क्या हो गया था? बाद में रियल देखते हुए लग रहा था कि रियल हो रहा है। जैसे वो क्या बनाए थे? फ्रेडरिक सोरियो बनाए थे कि एक जो इंसान है, एक जो पर्सन है, वो अपने एक हाथ में लिबर्टी का चार्टर लिया है, मतलब लिबर्टी का लोहा लिया है कि हम क्या करेंगे? यूरोप में क्या करेंगे? लिबर्टी करेंगे। लिबर्टी मतलब जानते हो? आजादी करेंगे। आजादी कई तरह से होती है कि राजा के अंडर कोई गुलामी से काम नहीं करेगा, कोई भी है दुकानदार है ज्यादा टैक्स नहीं देगा। ऐसा नहीं कि राजा जो बोलेगा, जैसे मान लो कि पहले ये भी प्रॉब्लम होती थी ना, किसी को किराना की दुकान खोलनी है, किसी को ट्रेड करना है, किसी को और बिजनेस करना है, तो उसे परमिशन लेना पड़ता था। बोला कि नहीं, अब ये सिस्टम क्या रहेगी? लिबर्टी रहेगी, सबको हर एक चीज की आजादी रहेगी। और दूसरा था चार्टर ऑफ राइट ऑफ मेन, और मर्दों के लिए ही था, लेकिन ये था ना कि मर्दों के पास क्या होगी? राइट होगी। क्या होगी? राइट। अमीर गरीब सब क्या होंगे? एक समान होंगे। तो वो फिगर बनाए, एक फिगर में दिखाए कि लिबर्टी दूंगा, और दूसरा क्या है? चार्टर ऑफ राइट ऑफ क्या था? मेन था। और सामने जो है, सामने जब फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो सामने ये छोटे मोटे जो है ना, टूटे फूटे जो है, उसमें ये दिखाया गया था कि जितने राजा हैं, मोनार्की अब खत्म होगी
और राजा के मुकुट को तोड़ के दिखाया गया था, उनकी जो शाही रथ है उसको तोड़ के दिखाया गया था, जो मोनार्की सिस्टम के जो सिंबल हैं उसको तोड़ के क्या किया गया था, ग्राउंड में उसको सामने पेंटिंग में क्या करके दिखाया गया था। फिर उसके बाद ये दिखाया गया था कि जो आजादी है इसके राह पे पहले यूएस निकल चुका है, फिर आपका स्विट्जरलैंड निकल चुका है झंडा लेके, और लाइन से ऐसे देश निकल रहे हैं ना, लोग निकल रहे हैं, वो हर एक इंसान एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बारी बारी से वो लिबर्टी लेते हुए और चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन लेते हुए क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, वापस निकल रहा है। ये इमेजिनेशन जो है ट्रू हो गया था, क्योंकि वो सोचे थे, आप देखे थे ना कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर धीरे धीरे यूरोप में क्या होने लगा, एक एक देश क्या करने लगे, रिवॉल्यूशन करने लगे देश को आजाद करने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन है, इसमें ऐसे कुछ नहीं है, बस ये कि फर्स्ट पेज है कि फ्रेडरिक सोरेल ने इमेजिन करके एक फिगर बनाया था, और उस फिगर से क्या सोचा था, और जो सोचा था वो क्या हो गया था, ट्रू होते हुए दिख रहा था। इसलिए हम इनकी पेंटिंग को पढ़ते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे बता रहा हूं मैं। क्लास आगे टॉपिक है ना, पहला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देश की आइडिया कब आई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके लिए आपको जो 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है ना, ये याद रहेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पूरा डीप में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर खुद बड़ा था। मैं पहले शॉर्टकट में इसको बता दे रहा हूं, और उसके बाद हम जो भी बुक में आपका दिया हुआ उसको हम डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, फ्रांस में क्रांति हुई थी, किस चीज को लेकर, मोनार्की को लेकर। जैसा राजा कौन था, लुइस 16 था, और 1789 में वहां के लोगों ने बगावत कर दी, किसके खिलाफ, लुइस 16 के खिलाफ, और बोला कि हम राजा का शासन नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी। तो फ्रांस में जो आपका मोनार्की थी, मोनार्की को चेंज करके लाया गया। सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं आई थी, पहले आया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर उसके बाद उसमें मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आया था, फिर उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के क्या कर दिया था, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया था। क्या बना था, रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ना, पहले लोग बगावत किए, लेकिन बोले उनका राजा से प्यार था, बोले कि राजा के पास पावर रहेगी, लेकिन वो कोई भी काम कैसे करेगा, संविधान के हिसाब से करेगा। फिर बाद में पता चला कि वो तो खुद चाहता है कि जैसे जो लोग बगावत किए थे वो एक असेंबली फॉर्म किए थे, पार्टी फॉर्म किए थे, उसका क्या नाम था, नेशनल असेंबली। क्या था, नेशनल असेंबली। जब बाद में पता चला कि राजा लुइस 16 है, उसका ससुराल था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया और पर्सिया को राजा को मिला के वो चाहता था कि वहां से सेना अटैक करे फ्रांस में, और नेशनल असेंबली के लोगों को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो वो खुद क्या, जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को पता चला, जब जो नेशनल असेंबली का हेड था, कि राजा खुद हमारे साथ नहीं है, हम राजा को पावर दे रहे हैं और राजा खुद हमारे साथ नहीं है, तो राजा को क्या कर दिया गया, उसको पकड़ के और उसको गुलोटिन कर दिया गया था, उसका सर कलम कर दिया गया था, और बाद में फ्रांस को क्या बना दिया गया, रिपब्लिक। क्या बना दिया गया, रिपब्लिक। और सभी लोगों को वोटिंग राइट क्या कर दी गई थी, सभी लोगों को वोटिंग राइट दी गई थी फ्रांस में। कुछ कुछ कंडीशन थे, वुमेन और स्लेव को नहीं दिया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वोट करके क्या हुई थी, सरकार बनी थी। फ्रांस में पहली बार वोट करके, यूरोप में पहली बार वोट करके सरकार बनी थी, वो कौन सा देश था, फ्रांस था। तो ये सब चीजें हुई। तो उसके बाद पता चला ना कि बाद में कि नेशनल असेंबली के बाद आपका कन्वेंशन आया था, फिर उसके बाद कॉन्सुलेट आया था, फिर लास्ट में आपका क्या आया था, लास्ट में कॉन्सुलेट आया था। नेशनल असेंबली के बाद डायरेक्टरी भी आई थी, डायरेक्टरी, फिर आपका कॉन्सुलेट 9th में पढ़े होगे। और कॉन्सुलेट का हेड कौन था, नेपोलियन बोनापार्टे। कौन था, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे के पास जब पावर आया ना, तो बोला कि आज से ये रिपब्लिक फ्रांस नहीं रहेगा, अब फिर से क्या रहेगा, मोनार्की रहेगी। क्या रहेगी, मोनार्की रहेगी। जहां से शुरुआत हुआ था वहीं पे फिर बीच में चेंज हुआ, फिर क्या गई थी, मोनार्की आ गई थी। लेकिन पहली बार आजादी का लहर, लिबर्टी का लहर कौन सीखा था, उसका स्वाद कौन सीखा था, फ्रांस क्या किया था, सीखा था। तो इस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं इसमें कि नेपोलियन के कई सारे काम ऐसे थे ना, जिसी के वजह से किसी भी देश की
फॉर्मेशन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। नेपोलियन भले से मर गया, भले से वो फिर से रिपब्लिक को किसमें चेंज कर दिया, मोनार्की में, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे किया था कि जिससे नेशनलिज्म की यूरोप में क्या हुई थी, भावना बढ़ गई थी। आगे बताऊंगा डिटेल में, एक दो पॉइंट हिंट में बता रहा हूं। जैसे मान लो ना कि क्या था कि कोई अगर एक ट्रेडर था, तो ट्रेडर जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे मान लिए कि मैं अपने एक एरिया से, अपने गांव से 50 किलोमीटर दूरी पे जा रहा हूं, तो पहले के समय क्या होता था ना कि 2 किलोमीटर के बाद ट्रेडर को टैक्स देना पड़ता था, फिर 5 किलोमीटर के बाद टैक्स देना पड़ता था। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे क्या करता था, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। नेपोलियन ने हटा के सभी को मिक्स करके एक टैक्स कर दिया, समझ रहे हो। ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे एरिया में डिवाइड थे, एक ही छोटा सा रीजन था, यही रीजन है, और इतने में पता चला कि 32 ऐसे छोटे छोटे क्या है, एरिया, स्टेट है। तो सभी को मिक्स करके वो क्या कर दिया, एक स्टेट। जब सब एक साथ रहेंगे, एक ही भाषा बोलते थे फ्रांस, तो धीरे धीरे उनके अंदर एकजुटता आई और वो क्या करने लगे, नेशनलिज्म की क्या करने लगे, भावना उठाने लगे। जैसे भारत में नेशनलिज्म की भावना कैसे उठी, गांधी कांग्रेस का सेशन हर जगह होता था ना, कभी नॉर्थ में होता था, कभी साउथ में होता था, कभी मद्रास में, कभी पुणे में, कभी लखनऊ में, तो हर जगह के लोग एक साथ मिले और भारत में नेशनलिज्म की भावना जगी ना। वैसे ही आपका नेपोलियन जो है सबको एकजुट करके अपना शासन करता रहा, तो भले से नेपोलियन से वो गुस्सा हो गए, लेकिन उसके वजह से करेंसी एक हो गई, वेट एंड मेजरमेंट भी सही किया था। पता चला जैसे मान लो कि इसका वजन 10 ग्राम है, और या ऐसे ही दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 ग्राम चल रहा है, कहीं और पे ग्राम का कोई और नाम होगा। जैसे ये घड़ी है ना, घड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, उर्दू में कुछ और होगा, अरेबिक में कुछ और होगा, ऐसे होगा ना। लेकिन जैसे ऐसे वेट एंड मेजरमेंट में बटखरा जो होता था 1 किलो, तो अलग अलग जगह पे कहीं 1 किलो में 1000 ग्राम है, कहीं 1 किलो में 950 ग्राम है, कहीं 1 किलो में 1100 ग्राम है, तो अलग अलग मेजर हुए ना। तो ऐसे जो ट्रेडर्स होते थे उनको ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसने वेट एंड मेजरमेंट को क्या किया था, सिंगल किया था। उन्हीं सब रीजन के वजह से नेपोलियन भले से मर गया, लेकिन वो जो मेजर्स लिया था उनके वजह से क्या हुई थी, फ्रांस कर रहे हैं, यूरोप में क्या आई थी, नेशनलिज्म की क्रांति आई थी। ये शॉर्टकट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इसको नोट करो। फिर आगे जो आपके बुक में जो दिया है इसको टॉपिक, उसको बता रहा हूं। देखो हम लोग देखेंगे ना कि फ्रांस में नेशनलिज्म, अभी देखे हैं कि फ्रांस में नेशनलिज्म कैसे आई, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूरे यूरोप में धीरे धीरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। तो जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि फ्रांस में, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भारत माता की जय होता है ना, अपने देश को हम क्या बोलते हैं, मदर से डिनोट करते हैं, वैसे ही फ्रांस में जब नेशनलिज्म आई थी तो वहां पे फादरलैंड से डिनोट किया गया था। किससे डिनोट किया गया था, फादरलैंड से। और उसको फ्रांस में बोलते हैं ला पैट्रे, क्या बोलते हैं, ला पैट्रे। और वहां के लोगों को बोला जाता है फ्रांस में ली सिटोयन, क्या बोलते हैं, ली सिटोयन। ये फ्रेंच वर्ड है, वहां पॉपुलर हो गया था क्योंकि वहां पे फ्रांस को क्या किससे डिनोट किया जाता था, फादरलैंड से, और वहां सिटीजन्स को क्या की जाती थी, इंपॉर्टेंस दी जाती थी। याद करो लुई 16 था ना, फ्रांस में आपका मोनार्की सिस्टम चलता था, तो राजा के हिसाब से चला। वहां के लोगों ने अपना फ्लैग बनाया, क्या बनाया, फ्लैग। झंडे से ये था कि हम देश के, जैसे मान लो कि फ्रांस में किसी भी कोने से अगर फ्लैग निकल रहा है 3 कलर का, उसमें 3 कलर की पट्टी थी, तो ये बताओ जब फ्लैग लगा कि कोई भी चलेगा तो होना कि ये कौन से देश का फ्लैग है। तो अपने देश की फीलिंग, नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, अपने देश से प्यार, अपने देश की फीलिंग जो है वो आपकी डिनोट आपकी किससे की गई थी, फ्लैग से। किससे की गई थी, फ्लैग से। तो फ्लैग लगा के वो घूमते थे। आपको बताया गया था कि नेशनल असेंबली बनाई गई थी, जो फ्रांस के लोग थे, कॉमन सिटीजन थे, वो क्या बनाए थे, नेशनल असेंबली, और उसी हिसाब से क्या बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो। तो जैसे नेशनल असेंबली ने पहले क्या बोला था कि फ्रांस को मोनार्की से चेंज करके किसमें बदला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर बाद में उसको क्या चेंज कर दिया गया, रिपब्लिक। तो नेशनल असेंबली आई थी जो लोगों के हिसाब से क्या करती थी, काम करती थी। मतलब मोनार्की को हटा के और धीरे धीरे सिस्टम को चेंज करने की क्या की गई थी, कोशिश की गई थी। आनंद देखो बाद में लिखना, यहाँ देखो पहले। फिर उसके बाद देखो सबसे बड़ा रोल, अभी मैं कुछ टाइम पहले बताया ना कि सबसे बड़ा रोल उसमें नेपोलियन का आता है।
नेपोलियन भले ही रिपब्लिक को हटा के, डेमोक्रेसी को हटा के मोनार्की लाया, लेकिन कुछ कुछ काम जो कैसे किया था, जैसे आपका यूनिफॉर्म सिविल को, यूनिफॉर्म वेट मेजरमेंट सिस्टम वाला, जैसे हर जगह का बटखरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जहां पे कब्जा करता था ना, वहां बोलता था कि फ्रांस बोलना है, क्या बोलना है, फ्रांस बोलना है। जैसे मान लो कि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, तो नॉर्थ इंडिया में अगर अलग अलग भाषा है, कहीं अवधी है, कहीं ब्रज है, कहीं हिंदी है, तभी भी टोटली आपका हिंदी 42% लोग है कि नहीं, तो हिंदी लोगों की मेजोरिटी है, तो एकजुटता होता है कि नहीं कि हमारे लोग हैं। भले से हम चले जाएंगे मथुरा, वहां की टूटी फूटी रहती है, ब्रज भाषा रहती है, अवधी रहती है, जो भी, तो निकली तो हिंदी से ही है ना, तो एक अपनापन होता है कि नहीं। साउथ में जाओगे वहां पे तमिल बोलते हैं, तो वहां पे जाओगे तो अजीब लगेगा, लेकिन ये लगता है कि इंडियन है, क्या है, इंडियन। तो ये नेपोलियन जहां भी कब्जा करता था, वो फोर्स करता था सबको क्या करने के लिए, आपका फ्रेंच भाषा बोलने के लिए। तो उसके वजह से धीरे धीरे क्या आई थी, नेशनलिज्म आई थी। देखो वो क्या किया था, नेपोलियन नया यूनिफॉर्म लॉ लाया था कि बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कानून क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो ये बोला था, देखो जो भी, जैसे देश के अंदर, किसी स्टेट के अंदर छोटे छोटे कई सारे स्टेट थे, कई सारे गांव थे, उस गांव से अगर कोई मर्चेंट दूसरी जगह जाता था ट्रेड करने के लिए, मर्चेंट दूसरी जगह ट्रेड करने जाता था, तो उसे क्या करना पड़ता था, हर जगह से टैक्स देना पड़ता था, हर जगह से टैक्स देना पड़ता था उसको। तो वो टैक्स को खत्म करके क्या किया था, कम किया था। वो टैक्स को खत्म किया था, लगभग 30 टैक्स को खत्म करके कितने टैक्स में लाया था, वो 2 टैक्स में लाया था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट लाया था, हर जगह के बटखरा को क्या किया था, सेम किया था। और बोला था कि सबको जहां जहां कब्जा करता था नेपोलियन, क्या बोलता था कि आपको क्या बोलना है, फ्रेंच बोलना है। क्या बोलना है, फ्रेंच बोलना है। तो अब बताओ, मानो कि जर्मनी में कोई जर्मन बोलता है और उसको कब्जा करके बोला जाएगा कि तुम फ्रेंच बोलो, तो उसके अंदर आएगा ना कि हमारे देशभक्ति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वहां के लोग करते थे कि नहीं, हम तो जर्मन है, हम फ्रेंच क्यों बोलेंगे। तो जर्मनी भी अपने देश के लिए क्या करता था, लड़ता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुई, देश के लिए लड़ाई चालू हुई, नेशनलिज्म यूरोप में चालू हुआ, डेस्पोटिज्म खत्म होने लगा। डेस्पोटिज्म समझते हो, जो राजा महाराजा का शासन होता है, जो तानाशाही होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिक पावर होता है कि अनलिमिटेड पावर है, राजा के पास अनलिमिटेड पावर होता था, उस पावर को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सबको पता था कि फ्रांस में जो सरकार बदलने वाला सिस्टम था, कौन सी पार्टी थी, जैकोबियन क्लब। तो यूरोप के अलग अलग लोग क्या करने लगे, जैकोबियन क्लब को क्या करने लगे, ज्वाइन करने लगे, ताकि हमारे देश में भी क्या हो, मोनार्की को हटा के वहां पे भी रिपब्लिक या डेमोक्रेसी आए। देखो जब नेपोलियन अगल बगल के देश को अटैक करता था, फ्रांस के आर्मी जब जाती थी, तो जो भी वहां के आर्मी के, जो मान लो कि हॉलैंड पे अटैक की, बेल्जियम पे अटैक की, तो वहां की सेना उनसे लड़ती ही नहीं थी, वहां के लोग उनसे लड़ते नहीं थे। वो नेपोलियन के आर्मी का क्या करते थे, स्वागत करते थे कि आओ हमारे एरिया में क्या करो, कब्जा करो, हम भी अपने राजा से परेशान हैं, राजा को हटाओ और उसके बाद आप शासन यहाँ पे क्या करो, चालू करो। उनको लगा कि चीजें सही हो जाएंगी, हमें राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कुछ पार्ट आपका इटली, यहाँ पे लोग जो है नेपोलियन के आर्मी को इनवाइट करते थे, वहां पे वो कब्जा कर लेता था। लेकिन बाद में वो जब इंपोज करने लगता था कि आपको फ्रेंच बोलना है, आपको टैक्स देना है, तो लोग उससे क्या होते थे, खफा होते थे ना नेपोलियन से। उनको तो लगता था कि पहले हमारा देश का राजा शोषण करता है, अब फ्रांस के देश का राजा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। लेकिन नेपोलियन की कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, जैसे सिविल कोड ऑफ 1804, इसका दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड, जो अभी बताया हूं ना कि आपकी उसने क्या किया था कि अंदर की टैक्सेस को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। किसी को भी जन्म के हिसाब से विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। मान लो कोई पंडित है, कोई राजपूत है, ऐसा नहीं, सब एक समान है, कानून के सामने सब एक समान है। संपत्ति रखने की आपके पास राइट होगी, आप चाहोगे, आपके पास पैसा हो तो प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया था, सर्फडम को खत्म किया था। फ्यूडल सिस्टम जानते हो, जमींदारी वाला सिस्टम। सर्फडम जानते हो क्या होता है, जैसे गांव में लोग अगर कोई पहले होता था काम कराते थे और पैसा देते ही नहीं थे, कि स्लेव क्या होता है, एक बार खरीद के लाए और अब जिंदगी भर काम कराते रहे,
तो स्लेव की तरह ही थे, लेकिन आपको एक बार कभी का पैसा दिए और उसी के बेसिस पे हमेशा क्या कर रहे हैं, काम करा रहे हैं। स्लेव नहीं है, लेकिन वैसा ही ट्रीट करते थे, काम कराएंगे और पैसा नहीं देंगे। इस चीज को खत्म कौन किया था, नेपोलियन। ये सब इसकी इतनी अच्छी चीज थी कि इसके वजह से नेपोलियन को आज भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इन्हीं के वजह से पता चलता है कि जैसे फ्रेंच वो इंपोज करता था तो हर जगह फ्रेंच बोलने लग गई, तो वहां पे नेशनलिज्म होगा। जहां पे अपोजिट वाले थे, जैसे मानो कि जहां पे रशियन बोलने वाले थे, वहां पे अगर फ्रेंच बुलाया जाएगा तो वहां के देश के लोग अपोज करेंगे ना। तो ये सब चीजें हुई और इसके वजह से नेशनलिज्म की क्या हुई, भावना जगी। इसको नोट करो और थोड़ा सा इसमें टॉपिक है बता रहा हूं। इसमें बताओ क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है इसमें, बताओ निधि। कौन सी चीज, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है? ये आपका बुक का लाइन है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही इसमें बताओ, आप लोग बताओ कौन सा लाइन नहीं समझ में आ रहा है? बुक की लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ। नेपोली ये कोड ऊपर, ये फ्रांस की आर्मी जब बगल के देश को क्या करती थी, अटैक करती थी। जैसे होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड पे अटैक करने गई, तो जैसे अटैक करने के टाइम क्या होता है, इधर उधर की सेना आपस में क्या करेंगी, लड़ेंगी। तो फ्रांस की सेना जब जाती थी तो दूसरा सेना लड़ती नहीं थी, वो बोलती थी कि हमें क्या कर लो, हमें हमारे एरिया पे जीत लो। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि मोनार्की हट जाएगी और हमारे देश में भी फ्रांस की तरह क्या आ जाएगी, लिबर्टी आ जाएगी। लेकिन वैसा होता नहीं था। नेपोलियन खुद अपना कोई एक अपॉइंटमेंट वहां पे कर देता था और फिर वो टैक्स देते थे, फिर वही चीजें वो हो जाती थी। क्या आइडिया दिया होगा, किसी का नाम दिया होगा, नाम नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसमें, जैसे मैं आपको बताया ना, नेपोलियन कहीं भी है, फ्रांस की सोसाइटी जो है, फ्रांस की सोसाइटी इतनी फेमस हो गई थी कि वहां मोनार्की से क्या है, रिपब्लिक है। तो सब चाहते थे कि फ्रांस की तरह हमारे भी देश में हो जाए। और जो पॉपुलर नेता उभरा था कौन था, नेपोलियन। नेपोलियन जब दूसरे देशों पर अटैक करता था तो वहां की आर्मी मन से नहीं लड़ती थी और वहां के लोग भी क्या चाहते थे कि फ्रांस क्या कर ले, अटैक कर ले। क्योंकि उसका वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, करेंसी को एक करना, सब कानून के सामने इक्वल है, ये सब राइट देना अच्छी थी ना, तो लोग खुश हो जाते थे कि हमें लिबर्टी मिली है। लेकिन बदले में नेपोलियन क्या करता था ना कि टैक्स बढ़ा देता था। क्या करता था, जैसे वहां के राजा को हटा के अपना कोई प्रतिनिधि रख देगा और टैक्स क्या करेगा, लेना चालू करेगा। सेंसरशिप लगा देगा कि तुम राजा के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ कहीं भी नॉवेल नहीं लिख सकते और कोई भी न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते हो। और जैसे नेपोलियन हमेशा लड़ाई करता था ना, तो जबरदस्ती उस देश के लोगों को फ्रांस की आर्मी में क्या कर दिया जाता था, रिक्रूट किया जाता था लड़ाई लड़ने के लिए। इन सब चीजों से उब के ये क्या करते थे, वहां के लोग फिर क्या करने लगे, नेपोलियन से बगावत करने लगे। और जैसे जब स्टार्टिंग में आप देखोगे कि नेपोलियन की इमेज इतनी अच्छी थी कि सब लोग चाहते थे कि हमारा देश भी किसके अंडर में आ जाए, फ्रांस के अंडर में आ जाए, क्योंकि वो इतने सारे अच्छे काम करता था। तो स्टार्टिंग में लोग सोचते थे कि जैसे लिबर्टी मतलब आजादी होता है ना, तो उसको माना जाता था कि वो हरबिंडर ऑफ लिबर्टी है। नेपोलियन क्या माना जाता था, हरबिंडर ऑफ लिबर्टी। हरबिंडर ऑफ लिबर्टी का मतलब कि आजादी दिलाने वाला क्या है, एंजल है। मतलब वो है कि सबको क्या करेगा, आजादी दिलाएगा। लोग खुश थे उसके काम से, लेकिन बदले में टैक्स हो ज्यादा लेता था, सेंसरशिप इंपोज करना। अब मान लो कि तुम्हारा मन है ही नहीं लड़ने का, इटली मान लीजिए कि उसने हॉलैंड को कब्जा कर लिया और आप वहां के हो, और वो चाहता है कि हॉलैंड के बाद में और उधर बेल्जियम को कब्जा करूं। आपका मन नहीं है लड़ने का, तो आपको उठा के क्या कर देगा, सेना में भर देगा कि तुम फ्रांस की आर्मी की तरफ से किसको कब्जा करो, बेल्जियम को कब्जा करो। तो ये गलत है ना, आपका मन नहीं है वो एरिया एडवांस करने का, उसका मन था कि पूरे यूरोप को मैं क्या कर लूं, जीत लूं। इसी वजह से लोग उससे क्या होने लगे, नाखुश होने लगे। और पूरे यूरोप के कंट्री, आगे बताऊंगा कि कैसे उसमें जर्मनी था, रसिया था, ब्रिटेन था, ये सब मिलके बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन क्या कर देते हैं, मार देते हैं। उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। या बताओ इसमें क्या डाउट है, पहले आज जो पढ़े उसमें क्या डाउट है वो बोलो। नहीं है कुछ भी, क्या डाउट है इसमें बताओ, पहले यूनिट में इसको देखो और डाउट पूछो अपना। सर्फडम मतलब जैसे एक स्लेव होता है ना, स्लेव किसे बोलते हैं, अफ्रीका के
अफ्रीका से गुलाम खरीदा जाता था और अपने यहाँ पूरे एक बार खरीद लिया और हमेशा क्या करे, काम कराए। सर्फडम उसी से रिलेटेड है, लेकिन वो गुलाम की तरह नहीं होता है। मान लो कि जमींदार के घर कोई पीजेंट गया काम करने के लिए, वो काम कराए और उस काम का पैसा नहीं दिए, कभी दे दिए कभी नहीं दिए, मैक्सिमम नहीं दिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्फडम। इसको क्या किया, नेपोलियन ने खत्म कर दिया। तो ये अच्छी काम किया कि नहीं, कानून के हिसाब से सबको क्या कर दिया, सेम बराबर कर दिया। तो ये सब चीजें, चलो ठीक है।